सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां पर रामनवमी पर बहनों के साथ चौपाल कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी बहन सवाल करना चाहती हैं। मामा जी, आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपके मन में यह योजना बनाने का कैसे विचार आया? बेटी, मैंने बचपन से बेटियों के साथ भेदभाव होते हुए देखा। मैं जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव में भी और घर में भी मैंने देखा कि बेटे को ज्यादा लाड़ किया जाता है, बिटिया को कम प्यार किया जाता है। अब स्थिति थोड़ी बदली है, लेकिन पहले तो यह था कि बेटा आ जाए तो खुशियां मनाई जाए, ढोल बजाओ, बधाई गाओ, उत्सव मनाओ। और बेटा अगर आता, बेटी अगर आती थी तो मां का चेहरा भी उतर जाता था। और फिर मैंने लालन पालन में भी भेद देखा। बेटा विशेषाधिकार से संपन्न, अच्छा खाएगा, अच्छा पढ़ेगा, बेटी की उतनी चिंता नहीं होती थी। और मैंने तो ऐसे दृश्य भी देखे कि बेटी अगर पैदा हो गई तो सास नाराज हो गई कि तूने बेटे को जन्म नहीं दिया बहू से, और दूसरी बेटी, तीसरी बेटी पैदा होगी तो फिर मैं चेहरा ही नहीं देखेंगे। ये तक बात होती थी कि इसके तो बेटा पैदा ही नहीं हो रहा है, दूसरी शादी कर दो। मन में तकलीफ होती थी कि ये भेद क्यों? जब एक ही मां के कोख से बेटा और बेटी दोनों ने जन्म लिया है तो दोनों को बराबर क्यों नहीं माना जाता? मैंने ये भी देखा कि कभी पति पत्नी में झगड़ा होता था तो पति कभी भी अपनी पत्नी को मार देता था। मारना भी मैंने केवल थप्पड़ मारते नहीं देखा, मैंने डंडा मारते भी देखा है। मैंने अपनी पति की पिटाई के कारण दौड़ के भग के मेरे घर में बचपन में घुसते हुए बहन को देखा है जो पिटती रहती थी और अंततः मन में सोच कर रह जाती थी कि मैं क्या करूं, मेरा आदमी मारे चाहे पीटे। और यह बात मेरे मन को बहुत तकलीफ देती थी। मैं सोचता था हे भगवान, ये स्थिति बदलेगी कब? कब वो दिन आएगा कि जब बेटा बेटी बराबर माने जाए, स्त्री और पुरुष दोनों का स्थान और सम्मान बराबर का हो। पहले मैं बेटियों की सांसद बनने के, विधायक बनने के बाद शादी करता था गरीब कन्याओं की, और बाद में मुख्यमंत्री बनते ही मेरे मन में पहले से ही तड़प थी कि बेटियों के लिए ऐसी योजना बनाऊं कि बेटी बोझ ना रहे, बेटी वरदान बन जाए और बेटी के जन्म पे भी खुशियां मनाई जाए। इसलिए मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री बनते ही। आपको पता है, 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 11वीं में 6000, 12वीं में फिर 6000, कॉलेज में जाए तो 12,500, कॉलेज पास आउट करे तो फिर 12,500, 21 साल की हो जाए तो फिर 1 लाख। और अब यह भी सोचा है कि अगर लाडली लक्ष्मी बेटियों का मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज में, विशेष शिक्षण संस्थानों में अगर एडमिशन होगा अपने परिश्रम के कारण तो उनकी फीस भी मां ही भरवाएगा। सरपंच किसान की बेटी हूँ। संसाधनों के सेतु से मैं विकास करना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र का निर्माण करना चाहती हूँ। घर में नई नवेली दुल्हन को बेटी का दर्जा दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र का निर्माण करना चाहती हूँ। आरक्षण के इस दौर में गर्भ में पल रही बेटियों को उनका आरक्षण दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र का निर्माण करना चाहती हूँ। भैया, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत महत्व की, और ये बात बहुत अभिप्राय रखती है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम में आप कन्या पूजन क्यों करते हैं और बेटियों के प्रति, बेटियों में नौ देवी का रूप क्यों देखते हैं और इतनी श्रद्धा क्यों है बेटियों में? पहली बात तो यही कि इसलिए पूजन करता हूं कि मैं बेटियों में देवी देखता हूं। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है, गंगा गीता गायत्री है, सीता सत्या सावित्री है बेटियां। और पूजन मैं इसलिए करता हूं कि समाज को यह मैसेज दे सकूं कि बेटियों के सम्मान के बिना, बहनों के सम्मान के बिना हमारा देश, हमारा प्रदेश विकास नहीं कर सकता। दृष्टिकोण बदलो, बेटियों की इज्जत करो, बेटियों का सम्मान करो। इसलिए हर शासकीय कार्यक्रम में मैं बेटियों की पूजा करता हूं ताकि समाज को मैं मैसेज दे सकूं। इस धरती पर कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान वही निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। और मुख्यमंत्री स्वयं पूजा करेगा तो एक संदेश पूरे समाज को जाएगा। इंजीनियर बहना, आपकी
सवाल पूछना चाहती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। सर अभी मैं इंजीनियर के पद पे पदस्थ हूँ और शासकीय कार्य प्रणाली में मैंने देखा है कि शासकीय कर्मचारी का एक अहम योगदान होता है। तो रोजगार, जो सरकारी रोजगार है अपने, उनके लिए सर आप क्या कदम उठा रहे हैं और आगे अपनी क्या प्रणाली है उसके लिए? रोजगार बड़ी समस्या है। बेरोजगारी दूर करने के लिए, अपने बच्चों को रोजगार देने के लिए इतनी अनेकों कदम हमने उठाए हैं। नंबर 1, अभी 1.25 लाख लगभग सरकारी पदों पर भर्तियां जारी है, शासकीय पदों पर। लेकिन केवल शासकीय पदों से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। इसलिए नंबर 2, स्वरोजगार की अनेकों योजनाएं, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजनाएं, जिसमें 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी हम लेते हैं, सरकार लेती है, और ब्याज की सब्सिडी भी देते हैं। कई बच्चे अपने आप खुद के उद्यम शुरू कर रहे हैं। वो नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे हैं। तीसरे, निवेश के माध्यम से रोजगार। मध्य प्रदेश में अभी इंदौर में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, तो 15,42,500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए, जिससे 29 लाख बच्चों को रोजगार मिलेगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है कि हमारी अर्थव्यवस्था को अगर हम गतिशील बनाए रखेंगे तो उसके कारण भी रोजगार के अनेक अवसर पैदा हो। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की बात तो सभी करते हैं, पर बेटियों को अवसर नहीं मिलता है। लेकिन आपने इसे मात्र कर्मकांड ही नहीं रहने दिया, बल्कि हमारी जिंदगी में बदलाव के सख्त कदम भी उठाए हैं। आपने पुलिस में महिला बल की भर्ती करके आपने अपना ये बताया है कि आपका ये दृढ़ संकल्प हमें दिखाई देता है। महिला पुलिस, जो पुलिस बल में भर्ती की जा रही है, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है और क्या विश्वास है कि महिलाएं पुलिस में बेहतर नौकरी कर सकेंगी? महिला सशक्तिकरण ये मेरे लिए मिशन है, मेरे जीवन का लक्ष्य है। और सशक्तिकरण हो तो सब तरह का सशक्तिकरण हो। उनका आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण। और मैंने देखा था कि पुलिस थाने में अगर कोई बहन रिपोर्ट लिखवाने पहुंच जाए और सारे पुरुष पुलिसकर्मी रहे तो अपनी बात कहने में ही दिक्कत होती थी। लेकिन महिला सबल बने, शक्तिशाली बने, इसलिए हमने 50% रिजर्वेशन दिया स्थानीय निकाय के चुनाव में। मेरी बहन सरपंच है। हमने तय किया कि आधी सीटों पर सरपंच के पद पर केवल बेटियां लड़ेंगी। सरपंच हो, जनपद पंचायत अध्यक्ष हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, मेयर हो, पार्षद हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, सब पे 50% रिजर्वेशन कर दिया। नहीं तो पहले बेटियां और बहनें चुन के ही नहीं आती थी, केवल पुरुष चुन के आते थे। अब 50% नहीं, 56-57% से ज्यादा बेटियां ऐसे पदों पर बैठ के सरकारें चला रही। कोई गांव की सरकार चला रही, कोई शहर की सरकार चला रही। उसके बाद मेरे मन में आया कि हम एक सशक्तिकरण और करें, एक सामाजिक क्रांति हो। पुलिस में बेटियां क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए राजनीतिक सशक्तिकरण करके हमने तय किया कि 30%, 30% बेटियों की भर्ती पुलिस में हम कम से कम करेंगे। मैं आज बेटी आपको बताना चाहता हूं, इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ। ये लड़कियां क्या करेंगी, अपराधियों से कैसे निपटेंगी, ये फैसला आत्मघाती है। लेकिन मैंने कहा ये फैसला पक्का है। मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरी बेटियां पुलिस में भर्ती होगी, रिजर्वेशन दूंगा ही। और आज उसी का परिणाम है कि आप जैसी कई बेटियां पुलिस की वर्दी में हाथ में डंडा लेके गुंडों की अकल ठिकाने लगाने का काम कर रही हैं। इसके साथ साथ हमने शिक्षकों के पद पर भी 50% बेटियां ही शिक्षक बनेंगी, वो रिजर्वेशन भी किया। और आप देख रहे हैं आज हर क्षेत्र में, चाहे मेरी चुनी हुई बहनें हो, चाहे पुलिस की वर्दी की में बैठी मेरी बेटियां हो, बहुत बेहतर ढंग से अपने काम को अंजाम दे रही है और अपराधियों को ठिकाने लगाने का काम भी कर रही है। हमने सुना है आप बचपन से ही काफी अच्छे हैं पढ़ाई में और हमेशा अच्छे अंकों से परीक्षाएं उत्तीर्ण की है। जब आप स्पीच बोलते हैं तब भी इतने अच्छे से संस्कृत श्लोक बोलते हैं जैसे आप ही संस्कृत के टीचर हो। मेरा बस यही सवाल है कि आपने राजनीति में ही आपका करियर क्यों चूज करा? बचपन से मैंने देखा था, एक तो मैंने बहनों के बेटियों के साथ अन्याय के रूप, अत्याचार के रूप में बताया, दूसरे गरीबों के साथ भी अन्याय होता था। छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते थे उस जमाने में, ढोर चराने का काम, पशु चराने का काम करते थे। समय पर नहीं आए तो गाली खाते थे, पिटते थे।
और तब मेरे मन में एक तड़प पैदा होती थी कि यह अन्याय है, इसको खत्म होना चाहिए। और मैं सोचता था इन बच्चों को पढ़ने का मौका कैसे मिलेगा, इनको बढ़ने का मौका कैसे मिलेगा। मजदूरी बहुत कम मिलती थी, अनाज मिलता था मजदूरी में नाप के, 2.5 पाई कहते थे, पाई और कोड़ा 2 एक बर्तन जैसे होते थे जिसमें नाप के देते थे। तो मैंने पहला आंदोलन किया जब मैं 7th में 7वीं में पढ़ता था। भोपाल आ गया था पढ़ने में, अपने गांव गया और मैंने आंदोलन किया कि 2.5 पाई कम है, 5 पाई मजदूरी होनी चाहिए। और मैंने फिर मजदूरों को लेकर जुलूस निकाला। उस जो जुलूस जब मेरे दरवाजे, घर के दरवाजे के पास से निकला तो मेरी घर में ही पिटाई हुई पकड़ के कि ये मजदूरों को बिगाड़ने आ गया। लेकिन संकल्प प्रबल होता गया कि नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है। तो गांव से फिर मैं भोपाल आया, बीच में आपातकाल लगा। तो आपातकाल में मुझे लगा कि सारी जो संवैधानिक अधिकार थे वो छीन ले गए थे, लोग जेलों में जा रहे थे। तो मैंने भी आपातकाल का विरोध किया कि गलत बात है। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसका विरोध करते हुए मैं जेल चला गया। जेल में फिर स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा मैंने, अलग अलग साहित्य मैंने पढ़े, गीता जी पढ़ी। और फिर मुझे लगा कि जीवन में कुछ करना चाहिए और करते करते मैं फिर इस दिशा में आगे बढ़ गया। हमने कोरोना काल में देखा कि आपने हम डॉक्टर बेटियों को बहुत प्रोत्साहित किया कि आप लगे रहो, मरीजों की सेवा करते रहो। पूरे देश में मध्य प्रदेश एक अकेला राज्य है जिसमें आपने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी विषय में शुरू करवाई, जबकि हमें अच्छे से पता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें अंग्रेजी आना अनिवार्य है। इसके पीछे सर आपकी क्या सोच रही? पहली चीज तो ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है अंग्रेजी। अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी हम पे थोप दी। हम अपनी भाषा में पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? ज्ञान का स्वाभाविक रूप से प्रकटन अगर होता है तो अपनी भाषा में होता है। विचार अगर हमारे दिमाग में आते हैं तो अपनी भाषा में आते हैं। लेकिन अंग्रेजी हम पर लाद दी गई, बच्चे बेबस कर दिए गए कि अंग्रेजी में पढ़ो। भाई जापान में जापानी में पढ़ते हैं, रूस में रूसी में पढ़ते हैं, चीन में चीनी में पढ़ते हैं, फ्रांस में फ्रेंच में पढ़ते हैं, तो हम अंग्रेजी में क्यों पढ़ें जी? एक अतिरिक्त बोझ बच्चों के सिर पे। गांव के बच्चे, गरीब के बच्चे, शहर के गरीब परिवारों के बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे जो पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़े, केवल अंग्रेजी के कारण घबराते हैं, बाकी सब आता है लेकिन अंग्रेजी भाषा में प्रवीण नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। मुझे मेडिकल का एक ऐसा बच्चा मिला जिसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ नीट के माध्यम से, लेकिन पहले साल ही पढ़ाई छोड़ दी, छोड़ के भागा। तो मैंने पूछा भाई तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी, इतने अच्छे कैरियर को खत्म क्यों कर रहे? तो उसने कहा कि मामा मैं तो हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ा था गांव में, यहां जब मैं कॉलेज में गया तो अंग्रेजी में सब कुछ होता तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता, मैं हीन भावना से ग्रसित हो गया, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसने अपने कैरियर का अंत कर लिया। और तब मेरे मन में यह निश्चय पैदा हुआ कि चाहे कुछ हो जाए, मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई भी होगी, इंजीनियरिंग की भी होगी। और मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने ये फैसला किया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी और बाकी पढ़ाई भी हमारी अपनी भाषा में हिंदी में होगी, ताकि अपनी मातृभाषा में ढंग से पढ़ के बच्चे आगे बढ़ सके। और मैं तो अब एक बात और सोच रहा हूं कि आने वाले समय में मैं विचार विमर्श कर रहा हूं, अभी हम हिंदी में पढ़ाई के लिए सीटें भी मेडिकल कॉलेज में रिजर्व कर देंगे कि ये सीटें केवल हिंदी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हैं, ताकि धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना के बेटा बेटी भी डॉक्टर बन सके। मध्य प्रदेश में आपने खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और अभी आपने घोषणा की है कि एमपी यूथ खेलो गेम्स करवाएंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि शहरी क्षेत्रों में तो स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटरों की बहुत कमी है, उसके लिए आपकी क्या योजना है? पहले तो बेटी शहरों में भी सुविधाएं नहीं थी, 50-60 करोड़ बजट हुआ करता था कुल मिला के खेल विभाग का, बढ़ा के मैंने 750 करोड़ रुपया कर दिया है। शहरों में इंफ्रा और बाकी सब चीजें बनी, लेकिन अब हमारा टारगेट है गांव में हम खेल के मैदान बनाएं, बच्चों को खेलने की सुविधा मिलेगी तो स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और प्रतिभाएं भी हमको मिलेगी। हम टैलेंट सर्च भी गांव से करेंगे, हम खेल के मैदान तैयार करेंगे, खेल प्रतियोगिताओं का अलग अलग स्तर पर आयोजन, विधायक कप, सांसद कप, मुख्यमंत्री कप, और अब हमने फैसला किया है खेलो एमपी यूथ गेम्स भी हम करवाएंगे ताकि खेल प्रतिभाएं निखरें और आगे बढ़े। स्कूलों में भी खेल पीरियड अब अनिवार्य कर दिया जाएगा। और मेरा दूसरा सवाल है, युवा नीति जो अभी आपने घोषणा की है उसके बारे में मध्य प्रदेश के युवा जानना चाहते हैं, और मैं कि युवा नीति क्या है? शैक्षणिक शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनमें संस्कार के लिए, उनको स्किल्ड बनाने के लिए, उनके रोजगार के लिए। और युवा केवल कल के नहीं आज के नागरिक है, केवल उनके बेहतर जीवन के लिए नहीं, वो समाज में भी समावेशी दृष्टिकोण रखें
अच्छे काम करें, पर्यावरण जैसे विषयों पर भी सोचें। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जीता वास्तव में वो है जो औरों के लिए जीता है, प्रदेश के लिए जीता है, देश के लिए जीता है। तो औरों के लिए जीने का दृष्टिकोण भी उनके मन में आए, देशभक्ति का भाव, दूसरों के कल्याण का भाव उनके मन में पैदा हो। और इसलिए युवा नीति में इस सारे विषय समाहित है। आज युवा नीति के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ही चीज में बताऊंगा आपको। जैसे हमने तय किया, बच्चे बेरोजगारी की बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं बेरोजगारी भत्ता दे दो। अब बेरोजगारी भत्ता देना समाधान नहीं है, ये बच्चों को अंधी सुरंग में धकेलना है, ये केवल वोट प्राप्त करने का माध्यम है। मैं बेरोजगारी भत्ते का विरोधी हूं, मैंने साफ कहा है। लेकिन युवा नीति में हमने इस बात का प्रावधान किया है कि हमारे वो बच्चे जो काम चाहते हैं उनको हम काम सिखाएंगे अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो उद्योग हो, छोटे हो बड़े हो। केवल उद्योग नहीं, सर्विस सेक्टर में अलग अलग चीजें, वहां वो जाके काम सीखें, वो अलग अलग व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में काम सीखें, परंपरागत काम सीखें। और इस काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। यह है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना, जिसमें आजीविका का निर्वहन भी होगा, लेकिन वो साल भर में काम सीखे और काम सीख के फिर परमानेंट जॉब उनको मिल जाए, अपना काम फिर खुद शुरू करें। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके। हमने इस योजना के माध्यम से बच्चों को पंख देने का प्रयास किया है। स्व सहायता समूह की बहन आई है, सवाल करना चाहती हैं। हम लोग कोरोना काल में मास्क का काम किया और काफी समस्याओं का सामना किया। काम करते करते हमने स्कूल यूनिफॉर्म, घर के काम से लेकर के हमने फैक्ट्री तक चलाने का काम किया। आपके मन में ऐसा विचार कैसे आया कि हम और ऐसा क्या काम कर सकते हैं जो इतना सशक्त और मजबूत बन जाए? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से स्व सहायता समूह की बहनों को हृदय से धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा। एक क्रांति कर दी स्व सहायता समूह की बहनों ने। हमारे गांव में रहने वाली, गरीब घरों में रहने वाली वो बहनें जो कल बोलना नहीं जानती थी, आज अलग अलग व्यवसायों का संचालन भी कर रही है और ऐसी स्पीच देती है कि कई बार नेता भी पीछे रह जाते हैं। कई तरह के काम कर रही है। आपने जब कोविड का काल आया, मैंने बहनों से कहा सैनिटाइजर बनाओ, मास्क बनाओ, तो बहनों ने ढेर लगा दिए, सैनिटाइजर, मास्क, यहां तक कि पीपीई किट भी बना दिए बहनों ने। अलग अलग क्षेत्रों में कहीं चिप्स बना रही है, कहीं मोटे अनाज को कोदों कुटकी की प्रोसेसिंग करके उनको पैकेट में भर के उनको बेचने का काम कर रही हैं, कहीं खिलौने बना रही हैं, अलग अलग इतनी चीजें बना रही है कि आश्चर्य होता है। स्कूल के बच्चों के कपड़े भी, यूनिफॉर्म सिलने का काम कर रही है। कई जगह वो बिजली का बिल वसूलने का काम कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि वो नल जल योजनाओं को भी बहुत बेहतर ढंग से चला रही है। तो बहनों में अनंत संभावनाएं हैं, अनंत शक्तियों की भंडार है। वो दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। और इसलिए अब कई बहनों ने छोटे छोटे उद्योग शुरू किए। महिला स्व सहायता समूह ने धान की प्रोसेसिंग कर रही है, वो अपनी मिल चला रही है। गेहूं की प्रोसेसिंग के काम में आई है, गेहूं की खरीदी के काम में आगे आई है। तो मैं आगे चाहता हूं कि स्व सहायता समूह भी जैसे अभी 7 पोषण आहार बनाने के कारखाने चला रही है, तो धीरे धीरे वो कल कारखाने भी चलाएं, अलग अलग सेक्टर में आए, आगे बढ़े। हमने तय किया अब उनको केवल 2% ब्याज पे कर्जा मिलेगा। बैंकों से हमने टाई अप किया है, गारंटी हम लेते हैं और अब केवल 2%, बाकी सरकार ब्याज भरेगी, ताकि मेरी बहनें और काम धंधों के मामले में अलग अलग सेक्टर में सफलता प्राप्त कर सकें। और लखपति क्लब में लाखों बहनें शामिल हो गई है। मेरी हर बहन मध्य प्रदेश की लखपति क्लब में शामिल हो जाए, मतलब साल में कम से कम 1 लाख रुपया उसकी कमाई जरूर। जो आपने लाडली बहना योजना में बताया था, तो उसमें आप गांव-गांव बहना पूछना चाहती थी एक सवाल, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो? मैंने जैसा पहले कहा था, बहनों का संपूर्ण सशक्तिकरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मैं किसी भी मेरी बहन को लाचार और बेबस नहीं देखना चाहता। अभी कई बार छोटे से पैसे की भी थोड़ी सी जरूरत पड़ जाए, 100, 200, 500, तो पतिदेव से कहती हैं कि लाओ जरा मायके जा रहे हूं, 500 रुपया तो दे दो। तो वो कहते नहीं है, कहां से दे दूं तुम्हें। छोटी छोटी चीजों के लिए मौत आंकना पड़े मेरी बहन को, यह शिवराज सहन नहीं कर सकता। पैसा अगर हाथ में होंगे तो बहनों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। पैसा अगर हाथ में होंगे
तो वो स्वावलंबी बनेंगी। पैसा अगर हाथ में होंगे तो घर में भी उनकी इज्जत बढ़ेगी। बहन के हाथ में पैसे अगर होंगे तो गलत काम में खर्चा नहीं करेगी। वो बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसा खर्चा करेगी, दाल लाएगी, सब्जी लाएगी, फल लाएगी, फीस भरेगी। एक बार भाई दुरुपयोग कर सकता है पैसे का, लेकिन बहन दुरुपयोग नहीं कर सकती। और मेरी बहन के हाथ में जब हर महीने 1000 रुपया आएंगे तो उसके मन में आत्मविश्वास भी आएगा कि भैया ने पैसा भेजे हैं, अब मैं भी किसी बात की परवाह नहीं करूंगी। साल में 12,000 रुपया एक बहन को मिलेंगे, और अगर 2 बहुएं हैं तो दोनों को मिलेंगे। सासू जी अगर बूढ़ी और पेंशन मिल रही तो उनको भी 1000 रुपया कर दिए जाएंगे। तो परिवार की हालत बदल जाएगी। और अब ऐसा मौका भी कभी आएगा, क्योंकि बहनें तो थोड़े बहुत पैसा बचा के भी रखेंगी, तो पतिदेव को कभी जरूरत पड़ी और उनका मोह लटका कि आज तो पैसा नहीं है मेरे पास, क्या करूं, तो पत्नी अगर समझ लेगी, भांप लेगी तो कहेगी पप्पू के पापा चिंता मत करो, ये ले जाओ मेरे पास रखें। तो आप ये मानिए कि ये योजना बहनों की जो हालत है वो बदल कर रख देगी। ये सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। भैया, आप हर दिन प्रदेश के विकास के लिए, समृद्धि के लिए बात करते हो, कितना काम करते हो, तो आपके इस नेतृत्व से हमें भी सीखने को मिलता है। और आप भी किसान के बेटे हैं और खेती किसान की आप कितनी चिंता करते हो, तो हम महिलाएं अपना योगदान प्रदेश के विकास के लिए कैसे दे सकते हैं? मेरी बेटी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि कोई भी प्रदेश अकेला मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। केवल कुछ मंत्री, कुछ विधायक, सांसद या कुछ अफसर नहीं बना सकते। प्रदेश को अगर बनाना है तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, और उसमें आधी आबादी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम घर से ही शुरू करें तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, और वहीं से शिक्षा हो कि बेटा बेटी बराबर है, दूसरी बेटी को भी अच्छी नजर से देखना। बेटा घर में शिक्षा अगर ये हो जाएगी संस्कारों की, तो वहीं से प्रदेश बनना शुरू हो जाएगा। हम अच्छी चीजें उसको भी सिखाएं, लेकिन उसके साथ साथ हम सामाजिक बुराइयां, अब जैसे मैं रोज पेड़ लगाता हूं, हम तय कर सकते हैं कि हम भी अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएंगे। हम समाज को बदलने में योगदान देंगे, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे नशा मुक्ति का सवाल हो। जैसे मध्य प्रदेश में हमने तय कर दिया, आपको पता चल गया होगा, 1 अप्रैल के दिन से सारे दारू के अहाते बंद कर दिए जाएंगे, कोई दारू का अहाता नहीं चलेगा। तो ये नशे से मुक्त समाज को करना है। और नशा अगर कोई करता है तो परिणाम तो बहनों को भुगतना पड़ता है। आदमी अगर नशा करके घर आता तो अपनी औरत को पीटता है, पत्नी को मारता है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है। तो नशा मुक्त समाज कैसे बने, बच्चे ढंग से कैसे पढ़ें। और अलग अलग सेक्टर में आप ये मत सोचो कि आप महिला हो तो आप घर के काम करोगे। आप चुन के आई हो और बेहतर काम कर रही हो। मुझे पता चला कि आपने तो अभियान शुरू किया, अतिक्रमण हटा के वहां पार्क बना दिया। आपने 7.5 लाख रुपया वसूल कर लिए, जो 9.5 लाख जो टैक्स गांव में वसूल नहीं होता था। तो बहने अच्छी जनप्रतिनिधि बनकर बदल डालें प्रदेश को, अपनी पंचायत को, अपने नगर को, वो काम कर सकती। बहने फील्ड में आए, सरकारी भर्तियों में, पुलिस की भर्ती हो, डॉक्टर मेरी बेटी बैठी है, हमारी एक बेटी और बैठी है जो इंजीनियर है। इन सारे सेक्टर्स में आगे बढ़ के बेहतर काम करे। लेकिन सबसे प्रमुख काम है देशभक्ति के भाव का जागरण। और सबसे बड़ा काम जो मैं मानता हूं, मैं अबला नहीं हूं, मैं सबला हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो महिला ना कर सके। इस भाव को और प्रबल करना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी हो रहा है और बाकी माध्यमों से भी हो रहा है। सर, पहले तो मैं समस्त महिला शासकीय कर्मचारी की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने महिलाओं के लिए, शासकीय कर्मचारी महिलाओं के लिए अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया है 7 दिवस का। इसके पीछे मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर आपकी मंशा क्या थी इसके पीछे, कि आपकी क्या सोच रही है? हमारी बहनें अतिरिक्त दायित्वों का भी निर्वाह करती है जो पुरुषों को या भाइयों को नहीं करना पड़ता। बेटों को, बेटियों को जन्म देने का काम बहन करती है। और ये बेटा बेटी के जन्म ना हो तो सृष्टि नहीं चले, चक्री रुक जाए सृष्टि का। तो बच्चों की देखभाल करना है, पालन पोषण करना है। कई बार विशेष परिस्थितियों में उनको जरूरत महसूस होती है कि आज तो मैं ऑफिस ना जाऊं, घर रहूं,
तो उनके पास ये विकल्प रहे ना कि बेटा बेटी की देखभाल करना है, कोई और ऐसी चीज है जिसके कारण उसको ऑफिस जाने में आज कष्ट है, कठिनाई है। कई बार वो उन कठिनाइयों में काम करती है, विवश हो जाती है कि नहीं ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे मन में यह भाव आया कि 7 दिन अगर अतिरिक्त छुट्टी देंगे तो इन छुट्टियों का उपयोग वो अपनी आवश्यकता के अनुसार करेंगी। ऋणी है ये समाज बहनों का और बेटियों का, क्योंकि आप ना हो तो ये दुनिया आगे ही ना बढ़े। उस ऋण को समाज को उतारना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें करके भी बहनों के, माताओं के उस कर्जे को उतारने का मैं प्रयास कर रहा हूं। सर, मेरा सवाल है कि महिला संबंधी अपराधों के रोकथाम के लिए आगामी वर्षों में आपकी क्या योजनाएं हैं? दोनों तीनों तरह की चीजें हम लोग कर रहे हैं। एक, अच्छे संस्कार देना, जैसे हमने अभी कदम उठाया अहाते बंद करेंगे, क्योंकि कई बार अपराध इसमें भी होता है कि नशे में गड़बड़ करते हैं, तो नशा मुक्ति अभियान जैसे कदम भी हम उठाएंगे। समाज सुधार के अभियान है वो, जिसमें अपराध ना हो ऐसी मानसिकता बने। बेटा बेटी, बेटों के मन में भी ये भाव आए कि बेटियों के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव रखें। बेटियों को आत्मरक्षा के कई प्रकल्पों पे हम काम कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने ये तय किया। दूसरा कदम है कि कड़ी सजा देना अगर कोई अपराध करे तो, ऐसा कि करने के पहले 17 बार सोचे। इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया कि अगर कोई बिटिया के साथ दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। और आप जानते दर्जनों ऐसे दरिद्रों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी, जेलों में सड़ रहे हैं वो। तो एक कठोर कानून बनाना, उसका काम भी हम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ समाज को एजुकेट करने का लगातार काम करना। पुलिस में अगर लगातार भर्तियां बढ़ा रहे हैं तो इसलिए कि बहन मेरी अगर पुलिस अफसर होगी तो वो ज्यादा सक्षमता के साथ बेटियों की सुरक्षा करने का काम करेगी, महिलाओं का ध्यान रखने का काम करेगी। और उससे भी बड़ी बात है, अगर वो आर्थिक रूप से सशक्त होगी बहनें अगर, तो कई अपराध अपने आप नहीं होंगे, क्योंकि अपराध मजबूर के साथ ज्यादा होते हैं। अगर कोई विवश रहते हैं तो उसके साथ होते हैं। तो बहनें शक्ति का पुंज है, उनको और सबला बना के खड़ा करने का अभियान भी हमारा जारी रहेगा। और मैंने जितनी चीजें कही है सशक्तिकरण की, वो होंगी तो महिलाओं के प्रति अपराध वैसे भी कम होंगे। हमें बचपन से ही बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल से ही कठिनाइयां चालू हो जाती हैं और मानसिक रूप से भी बहुत गुजरना पड़ता है। आपकी जिंदगी में भी बहुत कठिनाइयां आई होंगी, आपने इन सब से कैसे हल करा? देखिए, अपने आप को आत्मविश्वास से भरे रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के वो शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं। जब उन्होंने कहा था, मैंने पढ़ा, उनको मैंने सुना नहीं, कि मनुष्य केवल मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, बेटा बेटी दोनों आते हैं। मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला नहीं है, वो ईश्वर कान से अमृत का पुत्र है, अनंत शक्तियों का भंडार है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। अपने आप को आत्मविश्वास से भरना, लेकिन ये केवल कहने से नहीं आता। इसके लिए अगर नियमित दिनचर्या होगी, आप योग करेंगे, आप प्राणायाम करेंगे, आप ध्यान करेंगे, आप अंतर्मुखी होकर सोचेंगे, तो अपने आप आपके मन में आत्मविश्वास पैदा होगा। मैं कभी कभार चूक जाता हूं, लेकिन आज भी मैं योग करके आया, प्राणायाम करके आया। ध्यान का आज समय मुझे नहीं मिला क्योंकि यहां जल्दी आना था, लेकिन आप अगर अंतर्मुखी होंगे थोड़े और सोचेंगे तो जो छोटी छोटी चीजों में हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कई बार तो ऐसे दुखी हो जाते हैं कि कुछ लोग सुसाइड जैसे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। उससे, निराशा से बचने का सबसे उत्तम उपाय है अंतर्मुखी होइए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए। अभी फिट भारत चल रहा है, हमें योग भी करना है। सरकार ऐसा क्या कर रही है कि हम अफोर्डेबल इलाज और बेहतर इलाज और बेहतर सेवा कर पाए लोगों की? दोनों तरह के प्रयत्न हम कर रहे हैं। एक, लोग बीमार ना हो, और इसलिए योग का, शारीरिक व्यायाम का और बाकी चीजों का व्यापक प्रचार प्रसार, उसमें सरकार का जो सहयोग हो सकता है। हमने यहाँ योग आयोग का गठन किया है, लेकिन फिर भी बीमार होते ही। अब गरीब बीमार हो गया तो इलाज कहां से करवाए, इसलिए हमने मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान के अंदर गरीबों का या निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों का इलाज करवाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी योजना प्रारंभ की, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना में मध्य प्रदेश में लगभग 3 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनके कार्ड बन गए। इस योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज निजी चिन्हित अस्पतालों में साल में निःशुल्क करवा के दिया जाएगा। तो हमने कई ऐसी योजना बनाई है जिसमें गरीबों का, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों का
इलाज भी निःशुल्क हो सके। शासकीय अस्पतालों में कई तरह की जांचें फ्री है। डायलिसिस जैसी जो किडनी की बीमारी में जो डायलिसिस जैसी सुविधाएं थी उनको फ्री में करने का काम किया है। दवाइयां फ्री, चेकअप फ्री। सरकारी अस्पतालों का जाल बिस्ता चला जा रहा है। 25 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में हो गए, पहले 5 थे केवल। तो जैसे जैसे स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार होगा, निःशुल्क इलाज की सुविधाएं मिलेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी अगर इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी हमारे पास की योजना है। इतना मतलब कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की दीदियां हैं, आजीविका मिशन से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को काफी कुछ काम ऐसा समूह के माध्यम से मिला है कि हम वो सब सारे काम कर पाए हैं जो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये काम हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के होकर के कर पाएंगे। तो आपके मन में ये विचार क्यों आया कि ग्रामीण क्षेत्र की दीदियां हैं, स्व सहायता समूह की महिलाएं, इनको ही इतना सशक्त और मजबूत बनाया जाए? मुझे बहनों की ताकत पर भरोसा था, नारी की शक्ति पर, बेटियों की ताकत पर मुझे पूरा विश्वास था। और इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर थोड़ा प्रशिक्षण मिल जाए और थोड़ी सहायता बैंक से मिल जाए, सरकार से मिल जाए, तो ये बहनें चमत्कार कर सकती है। और वो मेरा विश्वास फलीभूत हो रहा है। लाखों बहनें, आज 44 लाख बहनें स्व सहायता समूह से जुड़ी है और अलग अलग कामों का संचालन कर रही है। अब दूसरों को दिशा देने का काम कर रही है। आज सरकार की हालत हो गई कि कोई काम और कोई नहीं कर सके तो किससे करवाएं? तो हम सोचते हैं स्व सहायता समूह को दे दो, वो कर देंगे। नशा मुक्त केंद्र के बारे में बताया था, उसमें मध्य प्रदेश की बहना ये पूछना चाहती है कि आप मतलब उसमें क्या बोलना चाहते हो? सबसे बड़ा फैसला जो अपन ने किया है कि पहले सबसे आम नशा है शराब। शराब की बोतल खरीदी और वहीं बगल में बैठ के पीने के बाद होश नहीं रहा, तो हिलते डुलते गिरते पड़ते वहां से बाहर निकले, कई बार गाड़ी चलाते निकले तो गाड़ी भी ठीक से नहीं चला पाता आदमी नशे में, एक्सीडेंट भी होते हैं। दूसरी चीज ये होती थी कि जब नशा कर लिया तो बुद्धि तो काबू में रही नहीं, तो आदमी नहीं रहता। फिर बुद्धि हो तो, विवेक हो तो आदमी है, और फिर वो पशुवत व्यवहार करता है। उसी में छेड़छाड़ की घटनाएं और कई घटनाएं होती, घर में आके वो मारा पीटी करता है। और इसलिए हमने तय किया कि पीने के ये जो स्थान थे ये बंद, वहां नहीं पी सकते, सड़क पे नहीं पी सकते, पार्क में नहीं पी सकते, चौराहे पे नहीं पी सकते। अगर कोई पिएगा तो सख्त कार्रवाई होगी, छोड़ेंगे नहीं हम। पी के गाड़ी नहीं चला सकते, पी के गाड़ी नहीं चला सकते आप, क्योंकि हम वो जो एनालाइजर जो रहते हैं जिनको मुंह में अगर लगा दो तो तुरंत आ जाएगा कि इसने नशा किया है। इन सब चीजों को हमने प्रतिबंधित कर दिया। अब वो और कहीं नहीं पी सकता, तो उसके लिए एक ही स्थान बचता है कि वो घर पे जाके पिए। अब आधे तो इसी में छोड़ देंगे कि पत्नी भी है, बेटी भी है, बेटा भी है, उनकी भी चिंता रहती कि ये क्या कहेंगे कि अब हमारे पापा तो ये करते हैं, पत्नी का भी संकोच रहेगा। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई ये जरूरत करता है तो मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि कड़ा प्रतिवाद करे, डंडा वंडा तैयार रखे और कह दे कि घर में तो ये नहीं चलेगी। ये सामाजिक क्रांति एक तरह से नैतिक प्रतिबंध है, नहीं कहीं भी पी के आ जाते थे। तो हम एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया है। आगे और जैसी परिस्थिति होगी फिर और फैसले करेंगे। भैया मेरा सपना है कि मेंढोरी पंचायत को मैं एक मॉडल पंचायत बनाऊं, तो ये सपना पूरा करने के लिए मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। आप पंचायत का गौरव दिवस बनाओ, एक दिन आप तय करो। मैंने शुरू किया गौरव दिवस का कार्यक्रम, अपने गांव में मैं गया, गांव के लोगों को इकट्ठा करा। अभी क्या है कि हर एक सोचता है कि यार हमें क्या करना है, सरपंच करेगी या सरकार करेगी। अब मेरा गांव, सब कुछ सरपंच क्यों करे? क्या गांव के लोगों की कोई ड्यूटी और दायित्व नहीं है? अपना गांव स्वच्छ रहे किसका दायित्व है? पूरे गांव का दायित्व है। पूरा गांव स्वच्छ रखेगा तो अपना गांव स्वच्छ होगा, अपना गांव नशा मुक्त रहे, अपना गांव हरा भरा रहे, अपने गांव में पानी बचे। अब कई जगह लोगों ने ऐसी बढ़िया जल संरचनाएं बना दी कि वाटर लेवल ऊपर उठ गया। जिन हैंडपंपों में पानी नहीं आता था अब 24 घंटे पानी आ रहा है। हर घर में अगर हमको पानी देना है तो अपने यहाँ तो होगी पहले से, लेकिन जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर काम चालू। हाँ, आपके यहाँ तो काम चल रहा है। तो आप 3 चीजें करें। नंबर 1, सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन। नंबर 2, आपने बहुत अच्छा किया है कि जो सुविधाएं ले रहे हैं उसका न्यूनतम कुछ दो, जिसको हम कर कहते हैं उसी
कर से पूरा देश चलता है, पूरा प्रदेश चलता है। तो आप ले रहे हो सुविधा तो कुछ ना कुछ आपको देना चाहिए। ये फ्री का भाव जो पैदा कर दिया राजनीतिक दलों ने वो गलत है। नंबर 3, गांव के लोगों के मन में गौरव पैदा हो जाए कि मेरा गांव, और इस गांव को सबसे अच्छा गांव बनाने में मैं भी सहयोग करूंगा। तो कोई हरियाली बढ़ाने का काम करे, कोई बेटी बचाने का काम करे, कोई हमारे गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं उसका काम करे, हमारा स्कूल ठीक चले, हमारी आंगनबाड़ी ठीक चले, हमारी आंगनबाड़ी में कोई बच्चा कुपोषित ना रहे। कई जगह लोगों ने अनाज इकट्ठा किया और आंगनबाड़ी में भर दिया कि सरकार की अनाज काय को। अगर हमारे बच्चे हैं तो हम अनाज इकट्ठा करके देंगे उनको। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम शक्ति स्वरूपा हो, तुम दीनहीन नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। अपनी इस ताकत के बल पर आगे बढ़ने का संकल्प करो, और आगे बढ़ने के संकल्प में तुम्हारा भाई और तुम्हारा मामा शिवराज तुम्हारे साथ है, सरकार तुम्हारे साथ है। मेरे जीवन का मिशन है, जीवन का मिशन। वैसे तो मैं सब काम करूंगा, स्कूल, सड़कें, पुल पुलिया, बिजली, पानी, लेकिन जीवन का मिशन है। मैं बहनों को मजबूर नहीं रहने दूंगा, मजबूत बनाऊंगा ताकि हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ के वो काम करे। बनाऊंगा मतलब बनेंगी आप, सहयोग मैं करूंगा। और इसलिए आगे बढ़ो मेरी बहनाओं। देखो भारतीय संस्कृति में अंतिम संदेश देना रामनवमी है, तो भगवान राम अकेले को याद नहीं करते, हम कहते हैं सीता राम। पहले सीता है, राम बाद में। राधे श्याम, राधे कृष्ण, राधे पहले है, कृष्ण बाद में है। गौरी शंकर, शंकर बाद में है, गौरी मैया पहले है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले है, नारायण बाद में है। ये संदेश है, संदेश भारतीय संस्कृति का कि पहला स्थान महिला का है, बहन का है, बेटी का है, माँ का है। आइए हम सब मिलकर उसको हासिल करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके रहते हुए हम जरूर ये हासिल करेंगे सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सब बहनों को। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।